देखो, हम यहाँ पर कर रहे हैं कंपनी को स्वयंवर। ये मैं हम जितने भी इन्वेस्टर फ्रेटर्निटी के लोग हैं, मैं सबको यहाँ पर एक शब्द बोलना चाहता हूँ। अगर आप सत्यम वाला स्कैम देखें, अगर आप कोई भी पुराना स्कैम देखें, तो वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल। अगर आपको किसी कंपनी का स्टॉक खरीदना है, बिफोर एनालाइजिंग द कंपनी, वो एक चीज़ क्या होती है जिसको आप देखते हो? हर अच्छी चीज़ खरीदने वाली नहीं होती। हमें सिर्फ अच्छी चीज़ नहीं बाई करनी, हमें अच्छी चीज़ को सस्ते रेट पे बाई करनी। मेरी नज़र में इन दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैश फ्लो। अगर आपका बढ़ता जा रहा है तो आपको कंपनी में स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही पर अगर मेरा मार्जिन जो 25, 30, 40% के आसपास का होगा, तो यहाँ पर मेरे अगर 30% से मैं कम करके 25% का भी दूंगा, फिर प्रॉफिट। तो यहाँ पर पिछले 5 साल में मेरी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ रेट अच्छा पैसा होना चाहिए। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अच्छा पैसा? हेलो एवरीवन, वेलकम टू धन्स पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में और उन सारी चीज़ों के बारे में जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी फाइनेंशियल एनालिसिस करते वक्त। हमारे साथ है हिमांशु जी। वेलकम हिमांशु। सो मच। एंड दिस कैन बी द ओनली वीडियो जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी फाइनेंशियल एनालिसिस करते वक्त या फिर किसी भी कंपनी को एनालाइज करते वक्त। तो हिमांशु जी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है? हाउ इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग? तो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे। देखिए, आपने मुझसे पूछा कि फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है। फाइनेंशियल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, इक्विटी रिसर्च, इसका प्राइमरीली इसको ऐसे समझते हैं, जहां पर टेक्निकल एनालिसिस मुझे एक छोटी पिक्चर प्रोवाइड करता है। आप इसको टॉर्च की तरह समझ सकते हैं कि अगर आपके हाथ में एक टॉर्च है तो वो आगे कुछ मीटर तक की आपको लाइट प्रोवाइड कर देगा, विजिबिलिटी प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पर आपका फाइनेंशियल एनालिसिस एक ट्रक की लाइट है या फिर एक ट्रेन की लाइट है जो आपको बहुत आगे तक की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो कंपनी अगले 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में, एटलीस्ट 2-3 साल में क्या करने वाली है, ऑर्डर बुक कैसी दिखती है, उसकी अर्निंग कैसी है, उसका रेवेन्यू कैसा है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, डेट टू इक्विटी रेशो कैसी है, एज एन कंपनी कितना डेट में है, कितनी ज्यादा उसके पास खुद की इक्विटी है, अपने पैसे से ग्रो कर रही है, मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी है। तो ये सारी चीजें जो है वो है फाइनेंशियल एनालिसिस। जहां पर आप, अगर हम फाइनेंशियल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हमारे पहले मिनट के अंदर ही द गॉड ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस का डिस्कशन आना चाहिए। वो इज वॉरेन बफेट। तो वो उन्होंने अभी अभी रिटायरमेंट ली है एट द एज ऑफ 95। तो अगर मैं उनसे पूछूं या फिर अगर किसी ने उनसे पूछा कि व्हाट इज योर फेवरेट टाइम फ्रेम फॉर इन्वेस्टिंग, तो ही सेड लाइफ टाइम। तो आपको कंपनी के लाइफ टाइम की विजिबिलिटी तो नहीं दिख सकती, लेकिन एक बहुत लंबे पीरियड की विजिबिलिटी अगर आप देख पा रहे हैं, तो मेरी नजर में वो फाइनेंशियल एनालिसिस है। जैसे हम अपना करते हैं, आप भी अगर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, मैं भी करता हूँ, हम सब लोग करते हैं, तो उसमें अगले 2, 4, 5 साल की विजिबिलिटी है हमारे पास। अगर मेरे पास ईएमआई चल रही है तो मैं कहां से पे करने वाला हूँ, कुछ असम्पशंस है, सैलरी मेरी आती रहेगी या रेवेन्यू कहीं से आता रहेगा, लेकिन ब्रॉडली मैं अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करके चल रहा हूँ या नहीं चल रहा, यही चीज कंपनी के बारे में स्टडी करना, इसको हम फाइनेंशियल एनालिसिस। गॉट इट। मेरा एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको किसी कंपनी का स्टॉक खरीदना है, बिफोर एनालाइजिंग द कंपनी, वो एक चीज क्या होती है जिसको आप देखते हो, मतलब कि यार ये कंपनी को एनालाइज करते हैं, या फिर व्हाट समथिंग व्हिच अट्रैक्ट्स यू अबाउट द कंपनी, व्हाट डू यू लुक आउट फॉर? ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर आप रेस कोर्स पे जाते हैं और वहां पर बहुत सारे घोड़े हैं, आप सबसे पहली चीज क्या देखेंगे? जॉकी। जॉकी देखेंगे। अगर आपका, जो कि बहुत ही अच्छा आंसर है आपका, मैं जॉकी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं, लेकिन एट द सेम टाइम, क्योंकि आपने कंपनी वाले पूछा, अगर आप जॉकी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होना चाहिए। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल उसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसी है, उसके एथिकल वैल्यूज कैसी हैं, कोई केस तो नहीं चल रहा उनके ऊपर, कोई रेट तो नहीं हुई है उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो ये सारी चीजें देखना इंपॉर्टेंट चीज है। बट क्योंकि आपने मेरा पूछा है, तो मेरे लिए उस घोड़े का ये देखना बहुत जरूरी है कि वो लगातार दौड़ नहीं पाता है, नहीं दौड़ पाता, वो हर बार पिछली बार से ज्यादा तेज दौड़ रहा है, नहीं दौड़ रहा, वो जीत रहा है, वो नंबर 1 पे आ रहा है, नहीं आ रहा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, लेकिन वो घोड़ा लगातार दौड़ते रहना चाहिए। तो मेरे लिए कंपनी का सबसे पहला पैरामीटर जो है वो ये है कि वो कंपनी ग्रोइंग होनी चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कंपनी का प्रॉफिटेबल होना बहुत जरूरी है। अनडाउटेडली कंपनी का प्रॉफिटेबल होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर एक कंपनी ग्रो ही नहीं कर रही है, अगर वो प्रॉफिटेबल है भी, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी शॉर्ट लिव्ड ही रहेगी। अगर एक कंपनी लगातार ग्रो करती जा रही है, उसका रेवेन्यू लगातार ग्रो करता जा रहा है, उसके एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, तो प्रॉफिटेबल नहीं होगी वो। लेकिन एक इनफाइनाइट रेवेन्यू पे या फिर एक बहुत स्पीड से बढ़ने वाले रेवेन्यू पे आपकी कॉस्ट बहुत पीछे छूट जाती है, तो इसका मतलब वो कंपनी आज नहीं तो कल प्रॉफिटेबल हो जाएगी, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जॉकी या फिर मैनेजमेंट तो अनडाउटेडली एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। और मैं कैसे करता हूं, अगर आपका क्वेश्चन रहेगा तो मैं डेफिनेटली उसका आंसर करना चाहूंगा, लेकिन मेरे लिए कंपनी की ग्रोथ बहुत जरूरी होती है। एक ऐसी कंपनी जो ग्रो कर रही है या फिर एक ऐसी कंपनी आई वुड से जो ग्रो नहीं कर रही है, ना ग्रो करने वाली कंपनी मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट बन ही नहीं सकती है, आज तक कभी बनी नहीं है पिछले 17-18 साल में। तो मेरा पहला क्राइटेरिया, तो मैं जब भी कंपनी का देता हूं उसकी ग्रोथ देखता हूं। मतलब ग्रोथ आप किस बेसिस पे देखते हो? ग्रोथ देखने के लिए आप क्या क्या चीज़ों को एनालाइज करते हो? श्योर। तो मैं यहाँ पर धन का स्कैनएक्स ओपन कर लेता हूँ, जो कि मैं अपने लिए यूज करता हूँ। यहाँ पर मेरे सामने बहुत सारे स्क्रीनर्स दे रखे हैं और मैं यहाँ पर चलता हूँ क्रिएट पे।
तो आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे और अगर मेरा कुछ उसके अंदर फीडबैक रहेगा, कुछ इनपुट रहेगा, तो मैं यहाँ पर वो रेशियो की फॉर्म में ऐड करूँ। आपने पूछा कि मैं ग्रोथ में क्या देखता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर मैं इनकम स्टेटमेंट की बात करूँ तो सबसे ऊपर आता है रेवेन्यू। देखिए, सो उससे भी पहले देयर आर 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कोई भी इन्वेस्टर को स्टडी करनी ही चाहिए अगर उसको फंडामेंटल एनालिसिस करना है या फाइनेंशियल एनालिसिस करना है। पहला इनकम स्टेटमेंट, दूसरा बैलेंस शीट, तीसरी कैश फ्लो स्टेटमेंट और चौथी स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी, कि उसके शेयर्स को कौन होल्ड कर रहा है। इसमें से हम में से ज्यादातर लोग शुरू की 3 तो स्टडी करते हैं, चौथी नहीं स्टडी करते हैं मोस्टली, लेकिन चौथी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर भी हम स्टार्ट करते हैं इनकम स्टेटमेंट से। तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे ऊपर आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू में से इसको ऐसे समझ लेते हैं, मारुति ने फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए की गाड़ी बेची, ये बेची तो ये उसका रेवेन्यू। और 10 लाख रुपए की गाड़ी बनाने में 10 लाख तो नहीं लगे होंगे, तो मान लेते हैं कि 4 लाख रुपए लगे। तो अब जो आपका प्रॉफिट बचा इसके अंदर से, दिस इज कॉल्ड द ग्रॉस प्रॉफिट, ये बचा आपका 6 लाख। तो सबसे पहले लेवल पर उसका जो 10 लाख वाली गाड़ी है, अगर उसने इस साल 10 लाख में गाड़ी बेची है, अगले साल उसको 11 लाख की बेचनी चाहिए। चाहे वो सेम गाड़ी 11 लाख की करके बेचे या फिर ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स बेचे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट बेचे तो वो ज्यादा इंक्लाइन करता हूं उसकी तरफ, लेकिन प्राइमरली उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमेशा ग्रोइंग होना चाहिए। तो मेरी पहली कंडीशन तो ये है कि उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन शुड बी कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। चलिए मैं आपसे ऐसे पूछता हूं, एक कंपनी है जिसका रेवेन्यू 100 करोड़ है और एक कंपनी है जिसका रेवेन्यू 500 करोड़ है, और ये क्वेश्चन मैं अपने सारे व्यूअर से भी पूछ रहा हूं, आप भी चाहे तो कमेंट में लिख सकते हैं। एक कंपनी का रेवेन्यू 100 करोड़ है और दूसरी कंपनी का रेवेन्यू 500 करोड़ है, तो क्या मैं गारंटी से या क्या मैं बहुत सेफ्टी से बोल सकता हूं कि 500 करोड़ वाली जो बी कंपनी है वो ज्यादा अच्छी है? यस और नो? आई वुड से नो। ये कंपनी बड़ी जरूर है, लेकिन ये कंपनी अच्छी है या नहीं है ये नहीं पता लगेगा। अगर मैं सारी चीजें हाइड कर दूं, इनकम स्टेटमेंट हाइड कर दूं, बैलेंस शीट हाइड कर दूं, सब हाइड कर दिया, सिर्फ मेरे सामने ये 100 करोड़ 500 करोड़ या फिर सिर्फ रेवेन्यू का पैरामीटर है, तो मैं ये देखूंगा कि रेवेन्यू ग्रो कर रहा है या नहीं कर। 100 करोड़ वाली कंपनी का रेवेन्यू अगर पिछले 10 साल से लगातार ग्रो करता जा रहा है, क्या पता वो 10 करोड़ से 100 करोड़ पहुंची हो, और क्या पता ये 5000 करोड़ से 500 करोड़ पहुंची। इसका मतलब ये रेवेन्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, रेवेन्यू का ग्रोथ रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इंक्रीजिंग रेवेन्यू चेक करना बहुत जरूरी है। दैट्स द वन। वेरी गुड पॉइंट। इंक्रीजिंग रेवेन्यू, मैं उसमें एक और पॉइंट ऐड कर लेता हूं, इंक्रीजिंग का भी पेस ज्यादा स्पीड होना चाहिए एज एन एक्सेलरेटिंग रेवेन्यू। कि अगर लास्ट ईयर या आज से 3 साल पहले उसने 15% से ग्रो किया, फिर उसने 17% से ग्रो किया, ग्रो तो किया लेकिन और ज्यादा स्पीड से ग्रो किया, फिर उसने 20% से ग्रो किया, फिर उसने 30% से ग्रो किया, इस तरीके से जब वो ग्रो करता जा रहा है उसे मैं कहता हूं एक्सेलरेटिंग रेवेन्यू। लेकिन सबसे पहली कंडीशन तो ग्रोइंग रेवेन्यू होना चाहिए, और ये कंडीशन हम स्कैनेक्स में डाल भी सकते हैं। मैं आपको डाल के दिखा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एड फिल्टर में जाता हूं और ये मैं डाल देता हूं रेवेन्यू ग्रोथ रेट। तो रेवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज पहली कंडीशन, पिछले 1 साल की, पिछले 3 साल की, पिछले 5 साल की। मैं देखता हूं कि मेरी कंपनी पिछले 5 साल में लगातार ग्रो करती हुई होनी चाहिए। तो यहां पर पिछले 5 साल में मेरी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ रेट अच्छा खासा होना चाहिए। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अच्छा खासा? मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं नरेश, मेरी सैलरी लास्ट ईयर 100 रुपए थी और इस साल मेरी सैलरी 98 रुपीज हो गई, क्या ये अच्छी बात है? नहीं। लास्ट ईयर मेरी सैलरी 100 रुपए थी, इस साल मेरी सैलरी 102 रुपए हो गई, क्या ये अच्छी बात है? डिपेंड करता है कि हाउ मच ग्रोथ यू आर एक्सपेक्टिंग। ये सिर्फ 2% ग्रोथ है। अगर हम इंडिया में रहते हैं तो मेरी इन्फ्लेशन जो है, मेरे जो खर्चे हैं वो कम से कम 6-7% से बढ़े होंगे, क्योंकि महंगाई हमारे यहाँ पे 6-7% है। तो 100 से 102 होना अच्छी बात तो है कंपेयर टू द प्रीवियस केस, पर बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर मेरी सैलरी 100 रुपए से बढ़कर 107 रुपए हो गई, अब भी मैं सिर्फ इन्फ्लेशन को ही बीट कर पा रहा हूँ, तो मैं अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब पहली कंडीशन ये होगी मेरे लिए कि मेरी सैलरी का जो ग्रोथ रेट है वो महंगाई के ग्रोथ रेट से ज्यादा होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर नंबर तो हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन नंबर लॉजिकल होना चाहिए, और मेरा लॉजिक ये है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप जिस तरीके से फाइनेंशियल एनालिसिस, आई डोंट नो लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है। आई एम एन इंजीनियर बाय क्वालिफिकेशन, तो मैंने इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने स्कूल में नहीं समझी है। लेकिन मेरे जैसे जितने भी इंजीनियर्स हैं जिनसे मैं मिलता हूं, या साइंस बैकग्राउंड, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, जितने भी हमारे स्कूलिंग से पास आउट होकर आते हैं, उनको लगता है कि इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट समझना बहुत मुश्किल काम है। लेट मी गिव यू वन कॉन्फिडेंस हियर, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको थोड़े बहुत लॉजिक अप्लाई करने हैं, और वो लॉजिक आपकी अपनी लाइफ से इंस्पायर्ड है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं अपने जीवन में, अपनी सैलरी में, अपनी ग्रोथ में, अपनी इनकम में किस रेट से ग्रो करना चाहता हूं, महंगाई को बीट करना चाहता हूं, मैं वो कंडीशन यहां पर कंपनी में रख देता हूं। तो मैं यहां पर कहता हूं रेवेन्यू ग्रोथ रेट शुड बी, मेरी ग्रोथ तब होगी जब मेरा रेवेन्यू, अगर मेरी महंगाई 7-8% के आसपास की है, तो मेरा ग्रोथ रेट अगर 15% के आसपास का होगा तो बढ़िया बात है। तो यहां पर मेरी कंपनी कम से कम
15% से ग्रो करनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए नीचे आपको दिख रहा है अप्रोक्सीमेटली 2700 कंपनीज 2714 कंपनीज स्कैनएक्स ट्रैक करता है। आप मुझे बताइए मेरी जो कंडीशन है क्या मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कंपनी से? अगर कोई कंपनी सिर्फ इन्फ्लेशन अच्छे से बीट कर पा रही है, ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, नॉमिनल सी एक्सपेक्टेशन है। कितनी कंपनीज ऐसी होंगी 2700 में से कितनी परसेंट कंपनीज ऐसी होंगी जो ये वाली कंडीशन फुलफिल करती होंगी? एनी गेसेस? आई थिंक 200-300 कंपनीज होगी 10% ऑफ दिस। 10% ऑफ दिस चेक कर लेते हैं। तो 15% से ऊपर कितनी कंपनीज है ग्रोथ रेट शो कर रही है? यहाँ पर हम देखते हैं, ये कंडीशन मैंने डाल दी। सो अप्रोक्सीमेटली 360 कंपनीज ऐसी हैं, ऑलमोस्ट 10-12% कंपनीज ऐसी हैं जो इन्फ्लेशन को लगातार बीट कर रहा है। अब देखो मजे की बात यह है हम यहाँ पर फाइनेंशियल एनालिसिस तो कर ही रहे हैं, एट द सेम टाइम हम ये भी चेक कर रहे हैं कितनी कंपनीज हमारी कंडीशन को फुलफिल कर पा रही है। क्योंकि सभी लोगों को ये लगता है एज एन इन्वेस्टर कि मुझे सिर्फ ये चूज करना है कि एक कंपनी अच्छी है या बुरी है, हमें सिर्फ ये नहीं चूज करना है। अगर मैं आपको बता भी दूं कि ये 4 कंडीशन जो जो कंपनी फुलफिल करती है वो अच्छी कंपनी है, तो भी आपको लगता है कि आप 2700 कंपनीज को ट्रैक कर पाएंगे? नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये है कि हमें 2 कंडीशंस को या हमें 2 चीजें फुलफिल करनी है, अचीव करनी है। पहला, ऐसे पैरामीटर्स कौन से हैं जो मुझे ये बताए कि अच्छी कंपनी कौन सी होती है। दूसरा, ये भी पता करना है कि उसको स्कैनएक्स में कैसे डाला जाए, उसका स्क्रीनर कैसे बनाया जाए कि मेरे सामने अच्छी कंपनीज ऑटोमेटिकली आ जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अब इनमें से अगर मैं एक कंपनी बजाज फाइनेंस खोल देता हूं एंड एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर मैं यहाँ पर किसी भी कंपनी का नाम ले रहा हूं या एनालिसिस कर रहे हैं, इट शुड नॉट बी सीन एज अ रिकमेंडेशन फॉर एनीवन, दैट्स माय रिक्वेस्ट टू द व्यूअर्स। लेकिन यहाँ पर आप देखिए इसके फाइनेंशियल्स पे चलते हैं और हम इसके एनुअल फाइनेंशियल्स पे चलते हैं। 2 टाइप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है, एक होती है कंसोलिडेटेड और एक होती है स्टैंडअलोन। स्टैंडअलोन मुझे सिर्फ उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है और कंसोलिडेटेड उसकी सब्सिडीज के बारे में, एफिलिएट्स के बारे में, जॉइंट वेंचर्स के बारे में वो पूरी इंफॉर्मेशन देती है। अगर आपको कंपनी की पूरी होलिस्टिक पिक्चर चाहिए तो कंसोलिडेटेड देखनी चाहिए, मैं कंसोलिडेटेड देता हूँ। अदरवाइज अगर आपको कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्टैंडअलोन से भी काम चल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये कंपनी का रेवेन्यू 2015 में था 5400 करोड़, 16 में 7300 करोड़, बढ़िया बात है। 17 में 10,000 करोड़, 18 में 13.5, फिर 18, फिर 26, फिर अप्रोक्सीमेटली 26 के आसपास ही, फिर 31, 41, 54, 69। आप सोचिए कितना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस आएगा इसके शेयर होल्डर को कि ये कंपनी हर साल पिछली बार से ज्यादा ग्रो करती जा रही है। इसके एक्सपेंसेस भी देख लेते हैं। देखो मजे की बात, देखो एक्सपेंसेस उस स्पीड से नहीं बढ़ रहे। यहाँ पर देखिए एक्सपेंसेस बढ़े सिर्फ 800 करोड़ से, जबकि रेवेन्यू बढ़ा अप्रोक्सीमेटली 10,000 करोड़ से। रेवेन्यू बढ़ा अप्रोक्सीमेटली 13-14 हजार करोड़ से, एक्सपेंसेस बढ़े सिर्फ और सिर्फ 4,000 करोड़ से। रेवेन्यू बढ़ा अप्रोक्सीमेटली 15,000 करोड़ से, एक्सपेंसेस बढ़े अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ से। तो एक्सपेंसेस भी बढ़ रही है लेकिन डिसप्रपोर्शनेटली रेवेन्यू लगातार बढ़ता जा रहा है। ये मेरी सबसे पहली कंडीशन होती है कि अगर मेरी कंपनी ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही, मैं आपको और कंपनी दिखाता हूं। यहां पर देखिए एनुअल रिपोर्ट में इसके कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में 2015 का रेवेन्यू था 142 करोड़ रुपीस, 2016 का 139 करोड़ रुपए। पहली बात तो ये देखिए एक्सपेंसेस बढ़ गए, दूसरा उसका रेवेन्यू कम हो गया। अगली बार फिर आपके एक्सपेंसेस थोड़े बहुत कम हुए, रेवेन्यू थोड़ा बहुत बढ़ा, लेकिन उसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे अगली बार एक्सपेंसेस बढ़ गए तकरीबन 30 करोड़ से और रेवेन्यू कम हो गया अप्रोक्सीमेटली 17 करोड़ से। ऐसी कंपनी का ग्रो करना, फिर आपका रेवेन्यू कम हो गया 40 करोड़ से, फिर आपका रेवेन्यू कम हो गया तकरीबन 30 करोड़ से, फिर आपका रेवेन्यू कम हो गया तकरीबन 7 करोड़ से। तो कंटिन्यूअसली उसका एक्सपेंसेस जो मर्जी हो रहा है, इसका तो बराबर बढ़ भी रहा है। लेकिन अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू ग्रो नहीं हो रहा, अब ये जो भी कंपनी है, मान लेते हैं कोई बैकवुड कंपनी है, मान लेते हैं कोई लेदर बनाने वाली कंपनी है, इसका माल नहीं बिक रहा मार्केट के अंदर। अगर किसी कंपनी का माल ही नहीं बिक रहा तो वो कंपनी ग्रो कैसे? एक कंपनी का माल ही नहीं बिक रहा तो वो अपने शेयर होल्डर के लिए रिटर्न कैसे जनरेट करे? तो पहली कंडीशन तो हमेशा ये होनी चाहिए कि कंपनी ग्रो कर रही है नहीं कर रही है। अगर वो कंपनी ग्रो नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी आपके लिए अर्निंग जनरेट नहीं कर पाएगी फ्यूचर के अंदर। अगर कर भी पाएगी तो वो टेम्परेरी होगी, क्योंकि क्या पता वो खर्चे काट के अर्निंग जनरेट कर ले आपके, लेकिन खर्चे काट के आप कभी जिंदगी में ग्रो नहीं कर सकते। आप सिर्फ टेम्परेरी प्रॉफिट पे आ सकते हो। इवेंचुअली आपको ग्रो करने के लिए अपने रेवेन्यू ग्रो करना ही पड़ेगा, आपका रेवेन्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज होना ही। तो पहली कंडीशन मेरे अकॉर्डिंग तो ये होनी चाहिए कि कंपनी किस रेट से ग्रो कर रही है, और मेरे को तो कम से कम इन्फ्लेशन के डबल रेट से ग्रो करती हुई कंपनी चाहिए। अगर कोई कंपनी इन्फ्लेशन के डबल रेट से ग्रो नहीं कर रही है, इट कैन नॉट बी पार्ट ऑफ माई पोर्टफोलियो। और अगर कोई कंपनी 15%, 17%, 18% से ग्रो कर रही है तो इट कैन थिंक ऑफ बिकमिंग पार्ट ऑफ माई पोर्टफोलियो। इसके अलावा और भी कंडीशंस है, इनकम स्ट्रक्चर की और कंडीशंस है जो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन तो सबसे प्राइमरी कंडीशन है। अगर कोई कंपनी, आप मुझे जो मर्जी कंपनी का नाम, दुनिया की बेस्ट कंपनी का नाम आप मुझे बता दीजिए और आप मुझे बोल दीजिए कि गारंटीड है 10 साल में प्राइसेस यहाँ से इतना मल्टीफोल्ड हो जाएगा, मैं उसको तभी बाय करूंगा जब उसका रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट कभी नहीं। वो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का पार्ट बन सकती है लेकिन मेरे कोर पोर्टफोलियो में कभी नहीं आएगी। अगर मान लो कि रेवेन्यू के अलावा और कोई मेट्रिक जिससे हमें और सॉलिडिफाई हो जाए कि भाई मतलब ये कंपनी अच्छा कर रही है, वो कोई एक मेट्रिक देख के, तो वो कौन सी मेट्रिक हो सकती है? अब इसमें
आप मुझे वो गेन बताइए। मेरी सैलरी 100 रुपए से बढ़कर 115 रुपए हो गई, फिर 115 से बढ़कर 135 रुपए हो गई, 105 हो गई, 160 हो गई, 170 हो गई, लेकिन जो मेरे खर्चे लगातार उस स्पीड से भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या लॉजिकल है सैलरी को बढ़ा? नहीं। इसका मतलब खर्चे भी कम होने चाहिए। तो इस रेशो को हम कहते हैं मार्जिन। मार्जिन का मतलब होता है, तो हम जब इनकम स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गया, 10 लाख की गाड़ी में से 4 लाख रुपए गए, तो 6 लाख रुपए का उसका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। इसमें से हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस किए, सेलिंग एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये सारे माइनस किए तो बच गया एबिटा। एबिटा होता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एबिटा में से आप डेप्रिसिएशन का नॉन कैश एक्सपेंस होता है, वो भी अगर माइनस कर देंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जानना अभी के लिए, लेकिन अगर आपने एबिटा को सेल से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया एबिटा मार्जिन। मेरे लिए एबिटा मार्जिन हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। अगर एक कंपनी का एबिटा मार्जिन पॉजिटिव नहीं है, अगेन वो कंपनी मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं बनेगी। मैं ऐसे किसी इंसान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूं जो ग्रो तो कर रहा है लेकिन वो प्रॉफिटेबल नहीं है। आप खुद सोचिए, आपके घर के आसपास वाली दुकान है, वो आपसे पैसे मांगती है। पहला क्वेश्चन ये होगा कि भैया तुम्हारा माल लगातार अच्छे तरीके से बिक रहा है, नहीं बिक रहा, पैसे हम तभी लगाओगे। और माल बेचकर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये भी तो हो सकता है। अब हर बार तुम्हारी कॉस्टिंग इतनी ज्यादा है कि हर बार माल बेचने पर तुम्हें और ज्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि माल प्रोक्योर होता है 100 रुपए का, तुम बेचते हो 80 रुपए का, तो तुम जितना ज्यादा प्रोक्योर करोगे तो उतना लॉस मेकिंग होते जाओगे। तो इसका मतलब ये है कि आपका नेट प्रॉफिटेबल कंपनी है या नहीं है, वो तब पता लगेगा जब आपका एबिटा मार्जिन पॉजिटिव है या नहीं है, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पॉजिटिव है या नहीं है। अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पॉजिटिव नहीं है तो नेट प्रॉफिट तो डेफिनेटली आपका नहीं आने वाला है लॉन्ग टर्म के बेसिस पे। इसका मतलब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन शुड बी बाय सेकंड मेट्रिक, कि यहां पर अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये ग्रोइंग है। अब सोचिए, आपके पास वाली जो दुकान है, आपने उसमें स्टेक परचेज करना है, शेयर परचेज करनी है। लास्ट टू लास्ट ईयर वो कहता है कि मैं पर प्रोडक्ट 10% मार्जिन अर्न करता हूं। लास्ट ईयर मैं हर प्रोडक्ट पे 12% मार्जिन अर्न कर पाऊँ, और इस बार तो मैं तकरीबन 15% मार्जिन अर्न कर पा रहा हूं। आप ये सोच सकते हो कि क्यों हो रहा होगा ऐसा। देखो, पहली बात तो ये होगा कि क्या पता उसको माल पीछे सस्ता मिलना शुरू हो गया, उसने अपनी क्रेडिट साइकिल मेंटेन करी है, कुछ भी ऐसा किया कि उसका माल सस्ता मिलता है। दूसरा ये हो सकता है कि उसका माल तो सेम रेट पे आ रहा है, लेकिन मार्केट वाले लोग उसका महंगा खरीदने को तैयार है। शायद उसके बाद ऐसी कोई पावर है, कोई यूएसपी है जिसकी वजह से वो अपने माल को महंगा बेच पा रहा है, तो भी उसका मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, मार्जिन इंक्रीज होता जा रहा है, ये भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर दूसरा पैरामीटर मैं उसी रेशो में यहाँ पर डाल देता हूँ। तो दूसरा पैरामीटर हम लोग एबिटा मार्जिन लेंगे या फिर ऑपरेटिंग मार्जिन? एक ही बात, एक सेम, बोथ आर सेम, दे बोथ आर सेम। तो एबिटा और एबिट दोनों को ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला जाता है। सो एबिटा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों सेम चीज होती है, बेसिकली अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, जिसमें से डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन होता है नॉन कैश एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल, मैंने ये लैपटॉप परचेज किया था, तो हर साल इसकी वैल्यू कितनी डेप्रिशिएट होती जा रही है, वो होता है डेप्रिसिएशन। यही अगर इनटेंजिबल है, फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर है, कॉपीराइट है, रॉयल्टी है, कोई भी ऐसी चीज है, वो मेरा लगातार एमोर्टाइज होती है। इसी को अगर हम सेल से डिवाइड कर देते हैं तो इसी को हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इसी को हम कहते हैं एबिटा मार्जिन। अब यहाँ पर देख लेते हैं इस कंपनी का। फॉर एग्जांपल, ये आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज, तो देखो ये एबिटा अंदर है 6692 करोड़ डिवाइडेड बाय 10,000 करोड़, तो अप्रोक्सीमेटली 67% इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है। 66%, 70%, 65%, 59, 62, 69, 70, 68। हम यहाँ पर ये चीज आराम से देख पा रहे हैं। देखो, पहली बात तो ये है जो मेरे को समझ में आ रहा है कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही बढ़िया है। मतलब ये हर बार जब अपना ये माल बेच रहा है तो उसमें से ज्यादातर चीजों को, ज्यादातर अमाउंट को प्रॉफिट की तरह अर्न कर पा रहा है। अराउंड 70%। अराउंड 70% इज अ गुड नंबर। एक थॉट ये हो सकता है कि लेकिन ग्रोथ तो नहीं कर रहा, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने हायर लेवल पर है कि अब ग्रोथ के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, प्रॉफिट की ग्रोथ नहीं हो रही। इसीलिए इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली प्रेशर है, या मैं ये बोलूं कि कंटिन्यूअसली वो परफॉर्म कर रही है इस चीज पे कि अपने रेवेन्यू को लगातार बढ़ाती जा रही है। अगर रेवेन्यू बढ़ेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा अच्छा है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा तो इंटरेस्ट कॉस्ट तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, मैंने अभी तक इसका नेट प्रॉफिट देखा नहीं है, लेकिन आई एम प्रीटी मच कॉन्फिडेंट कि इसका नेट प्रॉफिट भी अगर हम नीचे देखेंगे तो बढ़ रहा हो। एक बार नजर डाल देते हैं इसके ऊपर। व्हाट्स द आइडियल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वन कैन लुक आउट? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली में बहुत सारे टाइप की इंडस्ट्रीज होती है और हर टाइप की इंडस्ट्री का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अलग अलग होता है। इसलिए जो मैंने पहले पैरामीटर बताया कि अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार ग्रो कर रहा है, पहली बात तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पॉजिटिव है, दूसरा वो लगातार ग्रो कर रहा है। अगर ये हो रहा है ये तो ऑटोमेटिकली अच्छी बात है, लेकिन कौन सा ओपीएम अच्छा है, कौन सा ओपीएम अच्छा नहीं है, ये इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है, ये सेक्टर पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जिसकी कॉस्टिंग, रॉ मटेरियल कॉस्ट ही बहुत ज्यादा है, उसका मार्जिन बहुत छोटा रहेगा। फॉर एग्जांपल, एयरलाइन कंपनीज है,
उसकी प्राइस डिपेंडेंसी क्रूड के ऊपर होती है, उसकी पूरे प्रॉफिट की डिपेंडेंसी क्रूड के प्राइस के ऊपर टिकी हुई है, तो उसके लिए बहुत छोटा मार्जिन हो सकता है। और इसी तरीके से सर्विसेज कंपनी है तो इसका मार्जिन अच्छा हो सकता है। तो आपकी इस क्वेश्चन का कोई वन शॉट आंसर तो नहीं है, लेकिन मोस्टली सर्विसेज कंपनी का ज्यादा रहता है, 20%, 25%, 30%, 40% इसका बहुत अच्छा रहे। लेकिन अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसका मार्जिन कम भी हो सकता है, 5%, 7%, 8%, 10% के आसपास। लेकिन यहाँ पर अगर आपका मार्जिन 7-8% से कम का है तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्या है, मेरा ऐसा मानना है कि कभी भी अगर इकोनॉमिक में डाउनटर्न आएगा, अगर कोई इकोनॉमिक डाउनटर्न आएगा तो वहां पर आपको ना चाहते हुए मार्जिन कम करना पड़ेगा अपना, क्योंकि अगर आपको माल बेचना है और लोग माल खरीदने को तैयार नहीं है तो आपको सस्ते में बेचना पड़ेगा, तो मार्जिन आपका कम हो जाएगा। अगर आपका मार्जिन ऑलरेडी 0%, 1%, 1.5% ऐसा चल रहा है, आप मार्जिन कम करोगे, आप नेगेटिव मार्जिन में चले जाओगे, लॉस में चले जाओगे, लॉस में माल बेचोगे तो आप बैंक्रप्सी के एक कदम क्लोज चले जाओगे, पास चले जाओगे। थिंक ऑफ कोविड पीरियड, थिंक ऑफ 2008 क्राइसिस। ऐसे टाइम पर इनको कंपनी को अपनी एम्प्लॉय की कॉस्ट को बियर करने के लिए, अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देने के लिए इनको माल सस्ता बेचना पड़ा होगा, क्योंकि पैसे तो आएंगे, एटलीस्ट मेरी इन्वेंट्री फ्री हो जाएगी, वेयर हाउस का पैसा फ्री हो जाएगा, तो पैसे जब आएंगे तो मैं अपनी एम्प्लॉय को पे कर दूंगा। लेकिन सस्ते में बेचा मैंने, अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर मेरा मार्जिन जो 25, 30, 40% के आसपास का होता तो यहां पर मेरे अगर 30% से मैं कम करके 25% कर भी दूंगा, मैं फिर प्रॉफिटेबल, 25 से 20 पे कर दूंगा, मैं फिर प्रॉफिटेबल हूं। तो पहली बात तो मार्जिन हाई होना चाहिए। अगर सर्विसेज है तो अच्छी बात है, मैन्युफैक्चरिंग का भी कम से कम 6-7% के आसपास का तो होना चाहिए। लेकिन सबसे अच्छा केस ये रहेगा कि मार्जिन इंक्रीज हो रहा हो, बहुत बढ़िया बात है, मार्जिन पॉजिटिव रहे, बहुत बढ़िया बात है, मार्जिन अपने इंडस्ट्री में बाकी जो पीयर्स हैं उनसे अच्छा रहे, ये बहुत बढ़िया बात है। तो अगर हम इंडस्ट्री वाले मार्जिन से अच्छा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज कम से कम 7-8% के आसपास का मार्जिन तो होना ही चाहिए, इससे कम पे मैं सर्वाइव नहीं करूँ। डू यू थिंक, मतलब हम इसको उल्टा भी तो देख सकते हैं, मान लो किसी इंडस्ट्री का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, तो क्या वो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना अच्छा है इन जनरल? क्या पता वो इंडस्ट्री का मार्जिन इतना ज्यादा रहता हो। आपने कुछ नहीं कि इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना अच्छा है, इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना इसलिए अच्छा या बुरा नहीं बोलूंगा, लेकिन रिलेटिवली ज्यादा सेफ है। हाँ, जैसे मान लीजिए कि सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, बजाज फाइनेंस है, तो यहाँ पे इन जनरल कंपनीज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 50 to 70% होगा, तो मेक्स मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल ही होगी यहाँ इस केस में। मेरा क्वेश्चन ये है, ये कंपनी सर्विस दे किसको रही है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को तो दे रही होगी, हाँ मतलब, तो उनके बिना कैसे काम चलेगा। तो इसका मतलब हमारे पोर्टफोलियो में एक्चुअली में सब कुछ होना चाहिए, तो हम सिर्फ सर्विसेज कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग डाउन जाएगा तो इनको भी डाउन करना पड़ेगा अपना। सर इसलिए मैंने वर्ड यूज किया सेफ है, तो सर्विसेज कंपनी में इन्वेस्ट करना सेफ है क्योंकि उनको कोई खास खर्चा नहीं है। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना उसके बाकी एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि जो सर्विसेज कंपनी है उनका मैन्युफैक्चरिंग खर्चा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उनको स्किल्ड लेबर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जिस कंपनी में यहाँ पर बात कर रहे हैं उसको कस्टमर सर्विस के लिए बहुत बड़ी एक एम्प्लॉय बेस चाहिए, जिसको इंग्लिश भी आनी चाहिए, जिसको मल्टी लैंग्वेज आनी चाहिए, जिसको इस तरीके से बात करना आना चाहिए। तो ये भी स्किल है, ये डिपेंड करता है आप कौन से इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। बट हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू ये कि सेफ है वो कंपनीज, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस बात पे मैं कंप्लीटली एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। अगर सर्विसेज सेक्टर ग्रो नहीं करेगा इंडिया का तो सबसे पहले ये वाली कंपनी नीचे भी आ रही है। गॉट इट। आप ये कर सकते हो कि 10 में से 7 कंपनीज पोर्टफोलियो में सर्विसेज वाली है और 3 मैन्युफैक्चरिंग की। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, सेक्टर की डाइवर्सिफिकेशन, ब्रॉडर क्लासिफिकेशन की डाइवर्सिफिकेशन, बहुत सारी चीजें होनी चाहिए आपकी, सिर्फ एक सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। गॉट इट। अब प्रॉफिट चेक करते हैं बजाज फाइनेंस का कि हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बोला था जो मैं आपके सामने अभी देख रहा हूँ कि क्योंकि इसका एबिटा लगातार बढ़ता जा रहा है और कॉस्ट उतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही है, एबिटा मार्जिन कांस्टेंट है, तो देखिए नेट प्रॉफिट जो है वो उसी स्पीड से बढ़ता जा रहा है जिस स्पीड से आपका रेवेन्यू बढ़ता जा रहा था। तो 14,500 करोड़, 17,500 करोड़, 11,500 करोड़, 7,000, 4,000, तो लगातार सिर्फ इस एक साल को छोड़ दिया जाए तो बाकी हर साल ईयर ऑन ईयर उसका नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ा है। इट इज अ वेरी वेरी गुड। तो यहाँ पर अब मुझे अगर, और यहाँ पर हम शो परसेंटेज चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए आपका लगातार 43%, 45%, 49%, 31%, एक साल को छोड़ दी तो हर साल बढ़ा है। अच्छा वो बढ़ा है। और ये साल भी कौन सा है, हम तो देख के बोल रहे थे साल छोड़ देंगे, ये कोविड वाला साल है। यहाँ पर तो जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर तो सबकी हालत टाइट थी बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब ये वाला साल भी इसकी गलती की वजह से नहीं है, पूरे दुनिया का ही हम एक जगह पे फंस गए थे। तो यहाँ पर आई वुड से कि अभी तक, एंड नो वंडर व्हाई, मतलब मैं प्राइस की यहाँ पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन चांसेस आर वेरी हाई कि क्योंकि ऐसा हो रहा है इसका स्टॉक प्राइस भी आप देखो पिछले 5 साल में 130% से ग्रो किया है, जिससे वेरी वेरी गुड काइंड ऑफ रिटर्न, मतलब एक अच्छा आरओआई या फिर अच्छा CAGR में ग्रोथ रेट बोल सकते हैं आप यार। तो यहाँ पर अगर मुझे कंडीशन ऐड करनी है तो यहाँ पर मैं कंडीशन ऐड कर देता हूँ
तो अगर मैं ये वाला पैरामीटर यहाँ पर डालता हूँ, स्क्रीनर पे डालता हूँ, तो यहाँ पर देखिए, अब मैंने यहाँ पर डाला एबिटा ग्रोथ परसेंटेज। एबिटा ग्रोथ परसेंटेज पिछले 5 साल में मुझे चाहिए आइडली कम से कम 15% से तो ग्रो होना चाहिए। 15% से ना भी सही, कम से कम 10% से तो ग्रो होना चाहिए। अब अगर मैंने 10% का नंबर डाल दिया तो 316 कंपनीज बचती हैं, और जो मुझे एक्चुअल नंबर चाहिए 15% के ग्रोथ रेट से, यहाँ पर अगर मैं डाल दिया तो हमारे पास 290 कंपनीज बचती है। तो ये 290 कंपनीज, अब आप सोचिए 2700 समथिंग कंपनीज में से हम 290 कंपनीज पे आ गए हैं। 290 कंपनीज, मैं ये नहीं कहता कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनीज है, आउट ऑफ द वर्ल्ड कंपनीज है, मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि ये वो कंपनीज है जो पहला ग्रो कर रही है, दूसरा प्रॉफिटेबल है, तीसरा इनका प्रॉफिट भी लगातार ग्रो करता जा रहा है। तो प्रॉफिट ग्रोथ आपकी लगातार बढ़ती जा रही है। रादर इसको अगर आप चाहें तो यहां पर एक और पैरामीटर है विच इज एबिटा मार्जिन ग्रोथ। कि आपका एबिटा मार्जिन, जो कि हमारे बजाज फाइनेंस वाले केस में नहीं बढ़ रहा था क्योंकि वो हायर नंबर ऑलरेडी था, लेकिन अगर आपका ये नंबर भी लगातार बढ़ता जा रहा है, कम से कम अगर ये 10% से बढ़ रहा है, तो ये और अच्छी बात हो जाती है। देखिए ये वाली कंडीशन डालते ही अब सिर्फ और सिर्फ 60 कंपनी ऐसी बची है जो लगातार ग्रो भी कर रही है, प्रॉफिटेबल भी है, प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है, और प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार ग्रो करता जा रहा है। और प्रॉफिट मार्जिन कम से कम 10% के CAGR से ग्रो कर रहा है। चाहे 10% से ना भी करे, कम से कम इन्फ्लेशन के रेट से तो ग्रो करे। अगर इन्फ्लेशन के रेट से ग्रो कर रहा है तो देखिए तब भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 100 कंपनीज बचती हैं। अब यहां पर क्योंकि बजाज फाइनेंस उसका एबिटा मार्जिन ग्रो नहीं कर रहा था, एबिटा मार्जिन अच्छा था लेकिन ग्रो नहीं कर रहा था, इसलिए वो इस लिस्ट में से बाहर हो जाती है। लेकिन तो ये कंडीशन उनके लिए है सिर्फ जो बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, जिनको सारी कंडीशन बिल्कुल प्योर चाहिए, ये उनके लिए है। लेकिन अभी के लिए मैं इस कंडीशन को यहाँ पर हाइड कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर। तो अभी के लिए हम ये मान के चलते हैं कि बेसिक कंडीशन कौन सी है। अगर ऐसा करके बहुत सारी कंपनीज आती होती है मेरे पास, कि कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट कंडीशन ऐसी होती है कि बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे आए, या बहुत सारी कंपनीज का पिछले 2-3 साल के अंदर अच्छी ग्रोथ रेट हुई है, तो बहुत सारी कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में आ जाती है, या बहुत सारी कंपनीज आपके स्कैनर के अंदर आ जाती हैं। तो ऐसे आने पर मुझे कंपनीज को और शॉर्टलिस्ट करना है, तो वहां पर ये वाला पैरामीटर काम आएगा। अभी के लिए हम इसको हाइड कर देते हैं, देखेंगे अभी हम थोड़ी देर के अंदर जब बाकी कंडीशन डालते हैं, तो अगर बहुत सारी कंपनीज आ रही होंगी तो मैं इस कंडीशन को दोबारा एक्टिवेट कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए आई वुड से ये मैंडेटरी कंडीशन नहीं है, अच्छी जरूर है लेकिन मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई इनकम स्टेटमेंट की। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। इसमें मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। बैलेंस शीट आई थिंक काफ़ी लोगों को समझ नहीं आती, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में आपको दिखता है नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू, बहुत सारी चीज़ें काफ़ी क्लियर होती है। बैलेंस शीट इतना समझ नहीं आता। तो लेट्स टेक 2 मेट्रिक्स फ्रॉम बैलेंस शीट और उनके बारे में डिटेल में बात करते हैं हम लोग। तो व्हाट विल बी दीज 2 मेट्रिक्स आपके हिसाब से? सबसे पहली चीज जो मैंने देखो, बैलेंस शीट किसी कंपनी की हैसियत बताती है। जो इनकम स्टेटमेंट है वो किसी कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी बताती है। आपके पास अगर रेगुलर इनकम आ रही है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन कितना बढ़िया होता ना अगर आपको आपके पास एक घर भी होता, आपके पास गोल्ड भी अच्छा खासा होता, आपके पास इनकम जितनी मर्जी आ रही है, लेकिन अगर आपके पास लोन जितने ज्यादा है, क्या आप अपनी इनकम को सिर्फ लोन की रीपेमेंट में यूज कर रहे हैं, तो इस इनकम का क्या फायदा? पहली बात तो ये है कि अगर ये इनकम आनी बंद हो जाएगी तो आप तो बैंकरप्ट हो जाएंगे इमीडिएटली, क्योंकि ये इनकम ही सारी चीज आपकी सर्विस कर रही है। इसीलिए मेरी पहले कंडीशन, मैं आपको ऐसे पूछता हूँ, अगर मैं अपने सारे व्यूअर से पूछता हूँ, आप मुझे बताइए आप अपने जीवन में ज्यादा उधार लेना चाहते हैं या कम उधार की जिंदगी जीना चाहते हैं? मेरे ख्याल से हम में से ज्यादातर लोग कम उधार लेना चाहते हैं। बस यही एक्सपेक्टेशन मेरी कंपनी से है कि मुझे सिर्फ अपने पोर्टफोलियो में वो वाली कंपनी चाहिए जो कम से कम उधार पे ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर पाए। देखिए उधार लेकर ग्रो करना बहुत ही आसान होता है। मैं आपको बोलता हूँ, आप क्रेडिट कार्ड पे कोई शॉपिंग कर लीजिए, फिर आप उसकी लिमिट बढ़वा के वहां से एक गाड़ी ले लीजिए, फिर आप बैंक से लोन लेकर एक घर ले लीजिए। आपकी इनकम स्टेटमेंट जितनी मर्जी अच्छी हो, आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, क्योंकि आपको ईएमआई पे करनी है। आप जितना मर्जी पैसा कमा लीजिए, इवेंचुअली आपका सारा पैसा तो लोन की ईएमआई में जा रहा है। अब अगर भगवान ना करे आपकी जॉब चली जाए तो पूरी तरीके से फंस गए। अब आप सोचिए, एक कंपनी डेट लेकर ग्रो कर सकती है, ग्रो करना आसान है उसके लिए, लेकिन अगर उसका रेवेन्यू ठप पड़ गया, मान लेते हैं कोई कंपनी है जो किसी और कंट्री में या कहीं पर भी पोर्ट्स बनाती है या किसी कंट्री के अंदर केमिकल सप्लाई करती है, उस कंट्री में वॉर आ गया, पूरी कंपनी सारा काम उधार पे कर रही थी, उस कंपनी पे वॉर हो गया। अब ये तो ऐसा फैक्टर है जो मेरे हाथ में भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक साउथ अमेरिकन नेशन है, वहां पर पॉलिटिकल रिजीम चेंज हो रहा है और वहां पर सिविल वॉर स्टार्ट हो गया, वहां पर फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो गई, कोई बॉम्ब गिर गया अनफॉर्चुनेटली। ऐसे केस में कंडीशन ये चीज मेरे हाथ में ही नहीं है। अब वहां के लोग माल कंज्यूम ही नहीं करते, अब उनको केमिकल नहीं चाहिए क्योंकि उनकी फैक्ट्री बहुत बड़ी हुई है, और यहाँ पर मेरा बैंक जो है उससे ईएमआई मांग रहा है।
तो मेरा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब ये है ज़्यादा रेवेन्यू आना, डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू आना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा उधार चल रहा है तो आपकी सिचुएशन कभी भी डाइसी हो सकती है, पलट सकती है। आप ग्रोइंग कंपनी रहेंगे इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप रिस्की बहुत ज़्यादा रहेंगे इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा। तो ग्रो करो लेकिन कम उधार लेकर ग्रो करो, ये मेरा एक अपनी लाइफ का भी फंडा है और यही फंडा मेरे कंपनी के अंदर। तो यहाँ पर मैं कंडीशन ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया डेट टू इक्विटी रेशियो। क्या होता है ये बिजनेस? इसका मतलब ये होता है कंपनी के ऊपर कितना डेट है डिवाइडेड बाय कंपनी की इक्विटी कितनी है, कंपनी की नेटवर्थ कितनी है। ठीक है। इक्विटी का मतलब होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। मेरे पास अगर 1 करोड़ का है, उसमें से 40 लाख रुपए का लोन चल रहा है, तो मेरी इक्विटी 60 लाख रुपए की है, एज्यूमिंग मेरे पास और कुछ नहीं है। तो ये घर मेरे नाम पे है, ये मेरा एसेट हो गया। लायबिलिटी 40 लाख रुपए की है, किसी भी फॉर्म ऑफ लायबिलिटी को वो 40 लाख की वो माइनस कर दिया, मेरी नेटवर्थ बची 60 लाख रुपए की, ये मेरी इक्विटी है। इस इक्विटी का बराबर मेरा डेट कितना है, तो मेरा जो डेट था वो 40 लाख का था, डिवाइडेड बाई 60 लाख रुपए मेरी इक्विटी हो गई, तो ये हो गया अप्रोक्सीमेटली 0.6 के आसपास। तो ये मेरी डेट टू इक्विटी रेशियो है। अब सोचो मेरी 60 लाख रुपए की इक्विटी है, लेकिन मेरे ऊपर जो उधार है वो 3 करोड़ का है। अब ये तो मेरी एसेट से भी बहुत ज्यादा है, ये हो गया मेरी डेट टू इक्विटी 5:1, विच इज नॉट वेरी वेरी गुड। तो डेट टू इक्विटी गुड या बैड नहीं बोलूंगा मैं यहाँ पर। डेट टू इक्विटी अगर ज्यादा है तो मतलब ज्यादा रिस्की, लेकिन डेट सस्ता होता है कंपेयर टू इक्विटी, तो आप ज्यादा स्पीड से ग्रो भी कर सकते हो। तो अगर आपकी किसी कंपनी की डेट टू इक्विटी ज्यादा है, देखो ज्यादातर बुक्स ज्यादातर वीडियोस ये वाली बातें नहीं करते हैं, तो मैं आपको एक प्रैक्टिशनर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात बताता हूँ। ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि डेट टू इक्विटी कम है तो अच्छी बात है, जो कि मैंने भी बोला। ये पूरे तरीके का सत्य नहीं है, ये पूरा तरीके का सच नहीं है। डेट टू इक्विटी अगर कम है तो अच्छी बात है या बुरी बात है ये आप डिसाइड करो। ये कंपनी ज्यादा सेफ है, ये हम बोल सकते हैं। अब हो सकता है कि आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो, क्योंकि जो कंपनी ज्यादा रिस्क लेगी वो ज्यादा ग्रो भी करेगी। तो मुझे चाहिए इन दोनों में से कोई एक कंपनी, या तो डेट टू इक्विटी लो है और एक डिसेंट रेवेन्यू ग्रोथ रेट है, लेकिन अगर इस कंपनी का डेट टू इक्विटी ज्यादा है तो ग्रोथ भी ज्यादा होना चाहिए। अगर एक बिना डेट लिए वाली कंपनी 20% से ग्रो कर रही है, तो डेट लेने वाली कंपनी को कम से कम 25, 30, 40% से ग्रो करना चाहिए। तो सेकंड वाली जो वाली कंपनी है थोड़ी रिस्की कंपनी हो गई और फर्स्ट वाली थोड़ी सेफ हो गई। अब ये हमारे इन्वेस्टर पे डिपेंड करता है कि वो सेफ ऑप्शन फॉलो करना चाहता है या वो रिस्की ऑप्शन फॉलो करना चाहता है। एक आइडियल डेट टू इक्विटी रेशियो कितने का हो सकता है? आइडियल कोई नंबर नहीं है, बुक्स के अकॉर्डिंग 2:1 एक आइडियल डेट टू इक्विटी रेशियो होती है, बट मैंने अपने इन्वेस्टिंग करियर में कभी भी 2:1 वाली या 2 टाइम्स डेट कंपेयर टू इक्विटी वाली कंपनी को नहीं परचेज किया, क्योंकि मैं एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं, मैं चैन ग्रीन होना चाहता हूं। तो जो लोग आराम से अपनी कंपनी को होल्ड करना चाहते हैं कि कोविड जैसा टाइम आ जाए तब भी इसको उधार नहीं पे करने की प्रॉब्लम ना हो, उनके लिए मैं चूज करता हूं डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 0.5, मतलब इक्विटी से आधा डेट होना चाहिए, सो दैट कभी भी अगर जरूरत पड़े तो मैं इक्विटी बेचकर अपने डेट को रीपे करूं। मतलब 0.5 का रेट। 0.5 का रेशियो, मैं यही रेशियो यहाँ पर डाल देता हूँ। डेट टू इक्विटी रेशियो शुड बी लेस देन 0, बिटवीन 0 to 0.5। आपने नोटिस किया एक जगह एक कंपनी आ रही थी 287 डेट टू इक्विटी वाली, 287 डेट टू इक्विटी, मतलब अगर मेरी हैसियत 1 रुपए की है तो मेरे पर उधार 300 रुपए के आसपास, 250 रुपए के आसपास से उधार है, मैं कैसे नहीं पे कर पाऊँ? तो मेरा रेवेन्यू का स्ट्रीम बहुत बड़ा होना चाहिए उसके लिए। अगर ये कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही होगी तो ये कंपनी इमीडिएटली खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो 0 से 0.5 के आसपास होनी चाहिए। देखिए अप्रॉक्सीमेटली 194 कंपनीज बचती है, और एक पैरामीटर हमारा अभी हिडन है जो हम बाद में यूज करेंगे, ये बात तो उनका पता है, इसको जरूरत पड़ेगी तो खोलेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं खोलेंगे, लेकिन अभी के लिए डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 0 से 0.5 है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि एक रेशियो ऐसे है जो हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन धन के स्कैनएक्स पे अवेलेबल है, जो पर्टिकुलरली बहुत ही अच्छी रेशियो है। अगर हम उसको यूज करें तो ये भी तो हो सकता है कि आप ज्यादा डेट वाली कंपनी चूज करना चाहते हैं, आप ज्यादा डेट वाली कंपनी चूज कीजिए, लेकिन अगर हम इसमें ये कंडीशन ऐड कर लें कि उसका डेट जो है कंपेयर टू इक्विटी इंडस्ट्री में बाकी सबसे कम होना चाहिए। ग्रोथ रेट सेम है, लेकिन मेरी कंपनी का डेट, क्योंकि हो सकता है कि इंडस्ट्री, मान लेते हैं लैपटॉप बनाने वाली इंडस्ट्री है, इसका पूरा काम ही उधार में चलता है, क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल रोड कंस्ट्रक्शन वाला जो काम होता है, हाईवे बनाने वाला जो काम होता है, वो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है, उसके लिए उधार लेना ही पड़ेगा आपको। लेकिन यहाँ पर वो कंपनी सबसे पहले फंसेगी जिसका उधार बाकी सबसे बहुत ज्यादा है। तो जो सबका रेवेन्यू 20% से ग्रो कर रहा है, क्योंकि इंडिया में रोड बनाने की जो इंडस्ट्री है वही 20% से ग्रो कर रही है, तो आप भी 20% से कर रहे हो, कंपनी बी भी 20% से कर रही है, कंपनी सी 20% से कर रही है, लेकिन उधार सबसे ज्यादा आपके ऊपर है। ये चले सबसे कम उधार के साथ
आप सेम स्पीड पे ग्रो कर पा रहे हो, ये बढ़िया बात है। तो यहाँ पर एक और कंडीशन हम ऐड कर सकते हैं, जो कि मैं अभी के लिए हाइड कर दूंगा, डेट टू इक्विटी। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0 से 0.5 का है, लेकिन मेरा जो इंडस्ट्री का डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.5 से ज्यादा है, या फिर वो अगर 1 से ज्यादा है तो जो मेरी इंडस्ट्री के ऊपर बहुत डेट है लेकिन मैं डेट फ्री हूं। एट द सेम टाइम, क्योंकि हमारी पहली कंडीशन थी कि मेरी कंपनी भी ग्रो कर रही है, इंडस्ट्री की बाकी कंपनीज भी ग्रो कर रही हैं, तो इंडस्ट्री की बाकी कंपनीज जो है वो उधार लेकर ग्रो कर रही हैं और मैं बिना उधार लिए ग्रो कर रहा हूँ। और मुझे बताओ कौन सी कंपनी अच्छी, जो बिना उधार लिए। जो बिना उधार लिए। तो हमने ये कंडीशन ऐड कर ली यहाँ पर। तो ऐसी कौन कौन सी कंपनीज है, अब देखो ना 194 में से सिर्फ 56 कंपनीज बचती हैं। ये वो कंपनीज है जो ग्रो भी कर रही हैं, बिना उधार भी ग्रो कर रही हैं, लेकिन इसके इंडस्ट्री के बाकी पीयर्स जो है वो उधार लेके ग्रो कर रहे हैं। दिस इज अ गुड ऑप्शन। हाँ, आई थिंक ये तो पहली बार दिखा नहीं है, बढ़िया से। सर इसके अलावा एक और रेशियो जो बैलेंस शीट को अच्छे से समझा सके, मतलब बैलेंस शीट को समझने में और आसान हो जाए उसकी वजह से। पहली चीज, मेरी कंपनी में उधार कम होना चाहिए। ये जो डेट है हमारा, ये लॉन्ग टर्म डेट है। मैं आपको एक केस बताता हूँ। 2018 में एनबीएफसी के ऊपर एक प्रॉब्लम चल रही थी, लॉन्ग टर्म का उधार कम था, हाँ या नहीं था कोई गलत केस है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो मेरी पेमेंट्स थी वो इतनी ज्यादा थी और रेवेन्यू था नहीं मेरे पास, तो मुझे लॉन्ग टर्म एसेट बेचने पड़े शॉर्ट टर्म रीपेमेंट करने के लिए। अब सोचो, आपको क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी पड़ रही है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो गई है, अपना कोई प्रॉपर्टी बेचकर। आपके पास बड़ी प्रॉपर्टी है, लेकिन अभी आपकी पेमेंट इतनी ज्यादा हो गई है, करंट डेट इतना ज्यादा हो गया, शॉर्ट टर्म डेट इतना ज्यादा हो गया कि लॉन्ग टर्म एसेट बेचना पड़ रहा है। ये तो बहुत ही खराब बात है। तो ऐसा ना हो इसलिए मैं एक कंडीशन देखता हूं, छोटी सी रेशियो है एक, वो है हमारी करंट रेशियो। करंट रेशियो का मतलब होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो या करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स होते हैं वो एसेट्स जो एक साल के अंदर आपके लिए रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे, मतलब आराम से उसको बेच के आप पैसा कमा सकते हो, वो होते हैं करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटीज, जो लायबिलिटी आपको एक साल में रीपे करनी ही करनी, वो होती है करंट लायबिलिटी। वो सोचिए, आपको अगले एक साल में, मान लेते हैं कि महीने की 50,000 रुपए की आपकी ईएमआई है, तो साल की 6 लाख रुपए की ईएमआई हो गई। तो 6 लाख रुपए की साल की ईएमआई है। आप मुझे बताइए, आपके पास आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए? 3 times that। अगर तो ठीक है, 6 लाख रुपए की ईएमआई है, तो आप कहते हैं कि आपको 18 लाख रुपए होने चाहिए। और देखिए, वैसे मेरा तो पर्सनली ये मानना है कि इतना पैसा अकाउंट में रख के क्या करना, क्योंकि अगर आपके पास 6 लाख रुपए की ईएमआई है और 12 लाख भी होते तो भी चल जाता आपका, क्योंकि बाकी 6 लाख आपका बिजनेस में यूज हो जाएगा, फिर आप उससे कुछ कमा लेंगे वहां पर। तो मैं पर्सनली करंट रेशियो जो है वो चाहता हूं कि 2:1 के आसपास की रहे तो चलेगा अपने को। तो यहां पर ये रहा 2, तकरीबन 31 कंपनीज बची हैं हमारे पास सिर्फ, जिनका करंट रेशियो 2 से ऊपर का है, मतलब उनके करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से 2 गुना ज्यादा है। तो मतलब इनको शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब हमने एक बात को सील टाइट कर दिया यहाँ पर, पहला, मेरी कंपनी ग्रो कर रही है, दूसरी, मेरी कंपनी प्रॉफिटेबल है, तीसरा, चेक करेंगे मेरी कंपनी का मार्जिन भी बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, चौथा और पांचवा, मेरी कंपनी सेफ है। ये वाली जो कंडीशन है ये भी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए, इंटरेस्टिंग बहुत है, अच्छी बहुत है, लेकिन ये मेरी कंपनी से लिस्ट को बहुत ज्यादा कम कर देती है। तो हम चाहे तो इसको हटा सकते हैं अभी के लिए, अगेन उसी रेशियो की तरह इसको बाद में ऐड कर लेंगे अगर नंबर ऑफ कंपनी ज्यादा हो रही होंगी। मुझे इवेंचुअली अपनी पर डे वाली लिस्ट में ये जो कंपनी शॉर्टलिस्ट होकर मिलेंगी, ये कंपनी मैंने बाई नहीं करनी है, अब इन कंपनी को पढ़ना शुरू करूंगा और थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लूंगा मैं उसके अंदर। जैसे यहाँ पर ऊपर फाइलिंग्स दे रखी होंगी, यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो इस जगह पर आपको कंपनी की फाइलिंग्स दे रखी हैं, कंपनी की सारी अनाउंसमेंट दे रखी हैं। यहाँ पर मैं फाइलिंग पे जाऊँगा, यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शंस में जाऊँगा, यहाँ पर अनाउंसमेंट्स हैं, कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स कंपनीज जो है, एएमसी जो है वो इन कंपनीज को बाई कर रही है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं जाके चेक करूंगा और कंपनी के बारे में मैं पढ़ूंगा कि कंपनी करती क्या है, ये सारी चीजें मैं जाकर चेक करूंगा और फिर मैं कंपनी को बाई करूंगा। और अगर ये कंपनी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी कंपनी है और मेरी कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग होती है अबाउट अस के बारे में पढ़ के, कंपनी के फाइनेंशियल्स पढ़ के, तो मैं इन कंपनीज को लॉन्ग टर्म के लिए, अगर मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट समझता हूं, तो मैं इसको एमटीएफ में बाई करने को रेडी। एमटीएफ का मतलब होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जहां पर मैं कम पैसे देकर ज्यादा शेयर उठा लेता हूं अगर मुझे लगता है कि ये कंपनी मेरे लिए लॉन्ग टर्म में, फॉर एग्जांपल जिस कंपनी को अभी हम स्टडी कर रहे हैं, अगर आप इस कंपनी को देखें तो ये लॉन्ग टर्म में हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया रिटर्न जनरेट करती आ रही है। मतलब अगर आप ये सोचिए 5 साल से अगर मैंने इसको एमटीएफ में परचेज किया होता तो मैं इसमें से सिर्फ 30-40% के आसपास का
इंटरेस्ट कॉस्ट बियर करता, और मैं अपने बहुत ही कम पैसे लगाकर काइंड ऑफ एक एक्स्ट्रा रिटर्न अपने कैपिटल पर जनरेट कर लेता। मतलब मेरे पास अगर कैपिटल है भी तो मैं उसको 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता, मैं उसको 5 कंपनीज परचेज कर लेता और 1/5 का मैं पैसा पे करके बाकी अपडेट पे उसको कर सकता था। लेकिन ये चीज मैं अपने व्यूअर्स के लिए, उनके लिए रिकमेंड नहीं करूंगा जो अभी बिगनर्स है, जो कई सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी बात है। अगर आप फंडामेंटल के साथ टेक्निकल दिनारा जानते हैं और आप यहाँ पर ढूंढ पाए कि ये कंपनी का बॉटम आ चुका है, यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, इसकी टर्नआउट स्टोरी हो सकती है, इस सेक्टर का टाइम आ रहा है, ये सनराइज सेक्टर हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ईवी की बात करें, क्लीन एनर्जी की बात करें, तो ये सारी चीज़ें जो काइंड ऑफ सनराइज सेक्टर्स के अंदर आती हैं आज की डेट में, ऐसे केस में मैं ये वाला रिस्क ले सकता हूँ। बट अदरवाइज अगर आप बिल्कुल सेफ प्ले करना चाहते हैं तो आप नॉर्मली इन कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो सारी कंडीशन फुलफिल करती है। ये सारी की सारी रेशियोज अभी तक इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की, अगर एक बार ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो मतलब ग्रोइंग कंपनीज है और सेफ कंपनीज है, जिसमें से फिलहाल मैं ये वाली रेशियो को यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ अभी के लिए। तो मेरे पास बचती है अराउंड 97 नंबर्स। हमारी 2 मेजर स्टेटमेंट हो गई है। लेट्स कम टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये भी काफ़ी डिफिकल्ट होती है लोगों को समझने के लिए, और कितना इंपॉर्टेंस है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो नहीं, सबसे पहले तो मैं आपकी ये वाली स्टेटमेंट को करेक्ट करना चाहता हूँ। अगर ये मैं आपकी स्टेटमेंट को करेक्ट नहीं कर रहा, ये मैं हम जितने भी इन्वेस्टर फ्रेटर्निटी के लोग हैं, मैं सबको यहाँ पर एक स्टेटमेंट बोलना चाहता हूँ। आपने बोला कि ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो गई है, अब हम कैश फ्लो की बात करते हैं। मेरी नजर में इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं जल्दी एक बात बोलता हूँ, चोरियां होती हैं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के थ्रू, पकड़ी जाती है कैश फ्लो। अगर आप सत्यम वाला स्कैम देखें, अगर आप कोई भी पुराना स्कैम देखें, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल इन फाइंडिंग ऑल दीज स्कैम्स। अब मैं आपको बोलूं कि आप फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मैं कहीं पर जॉब कर रहा हूँ, कोई मैनेजमेंट मुझे अपनी कंपनी को संभालने के लिए देकर गया, वो मुझे हर साल फॉलोअप कर रहे हैं कि इस साल कंपनी ने कितना ग्रो किया, मैंने कहा 20% से, इस साल कितना किया 25% से, ही इज वेरी हैप्पी। उन्होंने बोला कि हमने इस बार एसेट्स कितने परचेज किए, ये सारे एसेट परचेज करिए, ये सारी लायबिलिटी भी रीपे कर दी, सब कुछ हो गया हमारा। बट ये सारी चीज ऑन पेपर हो रही है सिर्फ, क्योंकि जो हमारी इनकम स्टेटमेंट होती है ना, वो एक्चुअल बेसिस पे होती है। एक्चुअल बेसिस का मतलब होता है, अगर आज मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ काम किया और आपने मुझे बोला कि हम आपको इस चीज के 100 रुपए देंगे, ये मेरे इनकम स्टेटमेंट में आज ही आ जाएगा। अगर आज 31 मार्च है और आज मेरा लास्ट डे है फाइलिंग करने का, तो 31 मार्च को डेट ये चीज मेरी स्टेटमेंट में आज ही आ जाएगी कि मेरे को 100 रुपए आ गए, जबकि वो 100 रुपए आए नहीं अभी तक। 100 रुपए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि अगर 100 रुपए आने का, रेवेन्यू आने का एक फेयर प्रोबेबिलिटी है, आप उसको आज ही रियलाइज करें। अभी वो रियलाइज नहीं हुआ, बट मैंने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया है कि ये आ जाएगा मेरे पास, और मैं इस पर टैक्स भी आज ही पे कर दूंगा। चाहे तो मैं टैक्स को डेफर भी कर सकता हूँ उसके लिए, लेकिन मैं उसको टैक्स आज पे करूँ। लेकिन एक्चुअली में जब आप मुझे कैश दोगे 100 रुपए वाला, तब वो आएगा मेरी कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो अब आप मुझे बताओ, ये 100 रुपए का बिजनेस जरूरी है या 100 रुपए का कैश आना जरूरी है? कैश आना जरूरी है, क्योंकि अगर कैश ही नहीं है तो ना तो मैं अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर पाऊंगा, ना मैं मशीन परचेज कर पाऊंगा, ना मैं किसी कंपनी का एक्विजिशन परचेज कर पाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा ना। इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अगर कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है, कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग हो रही है, लेकिन अगर कैश नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो सकता है। कैश तो 100% आना ही चाहिए। बिना कैश फ्लो स्टेटमेंट के एनालाइज अगर आप कर रहे हैं तो आप एक बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। ये कभी कंप्लीट एनालिसिस हो ही नहीं सकता है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने आप में, जो कि आपने बिल्कुल सही बोला है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है, समझना डिफिकल्ट होता है। अगर हम जिस समय में यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सोचो उसके 3 दरवाजे हैं, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाला, और एक फाइनेंशियल एक्टिविटी वाला। ऑपरेशन से जो पैसा आएगा और जाएगा वो हो गया CFO, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आएगा और जाएगा वो हो गया कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फाइनेंस से जो पैसा आएगा जाएगा, लोन लिया, लोन रिपे किया, इक्विटी इशू करी, इक्विटी बायबैक करी, ये सारी चीजें जो आपकी आएंगी जाएंगी, वो होगा CFF का। इनमें से आप इन्वेस्टमेंट करो, अच्छी बात है, लोन रिपे करो, अच्छी बात है, कुछ भी करो, अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, आपके ऑपरेशन के थ्रू पैसा आना चाहिए। आपने इस साल इनकम स्टेटमेंट में बोला कि मेरे को इस साल 100 करोड़ का रेवेन्यू आया, लेकिन रेवेन्यू आया कहां से? आपने ये वाली टेबल बेची थी, वहां से रेवेन्यू आया। ये किसी काम कर रही है, आपकी इन्वेस्टमेंट थी, अगले साल तो नहीं बेच पाओगे। कौन सी चीज अगले साल भी कर पाओगे? वो है ऑपरेशंस। तो आपका मेन पैसा ऑपरेशन के थ्रू आना चाहिए। तो कैश आना तो जरूरी है, लेकिन कैश ऑपरेशन के थ्रू आना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो पहली कंडीशन, आपका कैश फ्रॉम ऑपरेशंस पॉजिटिव होना चाहिए। ये मिलता कहां पर है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूं। यहाँ पर वापस चलते हैं अपनी कंपनी पे और चलते हैं इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करता हूँ, क्योंकि बजाज फाइनेंस जिसकी हम बात कर रहे थे वो NBFC है। NBFC को एनालाइज करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो रिलायंस को अगर हम देखें
तो ये कंपनी लगातार अपने ऑपरेशन से कैश बढ़ाती जा रही है। सिर्फ 2019 में कम हुआ था 71,000 करोड़ से गिरकर 42,000 करोड़, बाकी फिर 94, तो ये 26 हो गया, 1,10,000, 1,15,000, 1,58,000, 1,78,000, लगातार इसके ऑपरेशन के थ्रू कैश बढ़ता जा रहा है। तो कैश में अपना काम कर रही है, मतलब उसके पास उसके क्लाइंट्स को कैश लगातार पे करते जा रहे हैं। और प्लस सबसे मजे की बात कि वो अपने इस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी करती जा रही है, जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा। वो बात और है कि यहाँ पर फाइनेंशियल एक्टिविटी जो हमारी है, वो यहाँ पर अगर हम देखें तो शायद उसने लोन लिया होगा या अपनी इक्विटी बेची होगी तो पैसा आया, क्या पता यहाँ पर उसने लोन रीपे किया होगा, यहाँ पर फिर लोन लिया होगा, यहाँ पर फिर लोन रीपे किया होगा, एंड लिया एंड सो एंड सो। तो CFF के बारे में ज्यादा नहीं बता सकते अभी हम, यहाँ से और डिटेल में जानना पड़ेगा, लेकिन CFO के बारे में बताना बहुत ही सही है, बहुत ही आसान है। CFO और CFI, CFO आपका लगातार बढ़ते रहना चाहिए। अगर आपका CFO लगातार बढ़ता जा रहा है तो आपको कंपनी में स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ मैं ये प्रे करूंगा कि ऑडिटर ने अपना काम अच्छे से किया हुआ है, जो कि सप्ते में कैसे नहीं किया था। उन्होंने मुझे बोला कि CFO लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में बैंक में कैश था ही नहीं। वो चोरी है, वो झूठ है। अगर ऐसा नहीं है तो ये कंपनी बैंक्रप्सी से कोसों दूर है, क्योंकि ये कंपनी जिसके पास कैश है वो कैसे बैंकरप्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है इसके पास लगातार कैश बढ़ता जा रहा है, बहुत बढ़िया, और ये लगातार उसमें से बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करती जा रही है, जिसमें हो सकता है कुछ इन्वेस्टमेंट फेल हो जाएंगे उसकी, लेकिन ब्रॉडली उसकी इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल होनी चाहिए, ये हमें चाहिए। और इनमें से कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी ने डेट भी लिया होगा। हाँ, इनमें से कुछ में डेट लिया होगा। जहां पर आपको CFF पॉजिटिव नंबर दिख रहा है, चांसेस आर हाई कि उसने डेट लिया होगा। और ये सारी चीज हम यहाँ पर फाइलिंग में जाकर, यहाँ पर कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स है, कॉन कॉल है, कॉन कॉल की ट्रांसक्रिप्ट है, आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने कॉन कॉल की ट्रांसक्रिप्ट दे देता हूँ आपको। ये देखिए, तकरीबन 37 पेज के आसपास की कॉन कॉल की ट्रांसक्रिप्ट है। यहाँ पर क्या डिस्कशन हुई इस कॉन कॉल में, वो सारी चीजें यहाँ पर मैच। तो क्या डिस्कशन हुई, क्या बात हुई, क्या क्वेश्चन किसी ने पूछा, क्या उन्होंने आंसर दिया, ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कशन की हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देखो, सो जियो update on the results. Before I do that, I wanted to bring the attention to the fact that we are operating as a next gen technology company at scale. कितना strong confidence बोलते हैं इस बात से। जैसे अगर किसी को देखना है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या उसे नेट कैश फ्लो देखना चाहिए? नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या वो अच्छी बात है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये एक कॉमन गलती है जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स करते हैं कि नेट कैश फ्लो देखना है। नेट कैश फ्लो अगर पॉजिटिव है तो नेट कैश फ्लो की फॉर्मूला क्या है? CFO प्लस CFI प्लस CFF। सो जो CFO 0 है, कोई ऑपरेशन से पैसा नहीं कमाया, CFI 0 है, CFF बैक कंपनी ने लोन लिया, तो नेट कैश फ्लो तो पॉजिटिव हो गया हमारा। लेकिन क्या ये अच्छी बात है? नहीं। मान लेते CFF 0 है लेकिन CFI पॉजिटिव है, मैंने टेबल बेच के पैसा कमाया, क्या ये अच्छी बात है? नहीं। तो CFO पॉजिटिव होगा। नेट कैश फ्लो अगर पॉजिटिव है भी तो प्राइमरीली CFO की वजह से होना चाहिए। CFI नेगेटिव, CFF नेगेटिव, CFO पॉजिटिव और CFO इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ज्यादा पॉजिटिव, ये चल गया, दिस इज गुड। तो यहां पर अगर मुझे कोई कंडीशन डालनी है तो वो मैं डालूंगा कि मेरा जो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, दिस नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0। ये नंबर 0 से ऊपर होना चाहिए। देखिए, किसी कंपनी ने 92,000 करोड़ रुपए का नेगेटिव कैश फ्लो जनरेट किया, मतलब इतना खर्चा उसने कंपनी को चलाने में किया नेगेटिव जेब से। तो यहाँ पर 0 से ऊपर तो होना ही चाहिए कम से कम। 97 में से हमारे सामने 78 कंपनीज बस, तो ये कंपनीज ऐसी हैं जिसका ऑपरेशंस के थ्रू कैश फ्लो पॉजिटिव है। तो ये तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ये तो मिनिमम कंडीशन है जो किसी को भी देखनी ही चाहिए। वेरी गुड। तो सर अब हमारे पास 78 कंपनीज आ गई हैं, तो क्या हम इनको परचेज कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर इस अभी और भी कुछ है? ओके, अगेन ये भी एक कॉमन मिस्टेक है कि हमारे सामने वो सारी कंडीशन फुलफिल करते हुए कंपनीज अगर आ जाती हैं तो क्या इनको सीधा परचेज कर ले? 2-3 प्रॉब्लम है। पहला, 78 कंपनीज परचेज नहीं करनी पढ़ने के लिए, अभी के लिए। चलो, ये कंपनीज बहुत ज्यादा है तो हम ये वाली रेशो अभी एक्टिवेट कर लेंगे, इंडस्ट्री डेट टू इक्विटी वाली और EBITDA मार्जिन वाली, ये अभी इनको डॉर्मेंट रखा हुआ है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आप आम खाते हैं? लास्ट ईयर समर्स में आम आया था, अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख रुपए पर किलोग्राम का भी एक आम आया था। आपने खाया था? नहीं। क्यों? महंगा है बहुत। महंगा है। हर अच्छी चीज खरीदने वाली नहीं होती है। और वॉरेन बफेट साहब कहते हैं कि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करें, अगर उसकी वैल्यूएशन खराब है, देखो आपने एक कंपनी परचेज करी बुल मार्केट के बिल्कुल पीक पे, और कंपनी अच्छी है, लेकिन बुल मार्केट अगली वाली आने में बहुत साल लग जाएंगे ना,
तब तक ये इन्वेस्टमेंट आपको नेगेटिव रिटर्न देती रहेगी, आपका आरओआई यूज हो रहा है, आपका रिटर्न ऑन कैपिटल नहीं मिल रहा है आपका। तो इसका मतलब ये है ये कंपनी अच्छी है, लेकिन क्या कंपनी सस्ती भी है? हमें सिर्फ अच्छी चीज नहीं बाय करनी, हमें अच्छी चीज को सस्ते रेट पे बाय करना है। दो टाइप की इन्वेस्टमेंट्स होती है, एक होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग, एक होती है ग्रोथ इन्वेस्टिंग, और फिर तीसरी वो जो वॉरेन बफेट ने डिस्कवर करी, वैल्यू इन्वेस्टिंग, जो उनके गुरु बेंजामिन ग्राहम करते थे। वो कहते हैं कि हर सस्ती चीज परचेस कर लो, सस्ती चीज परचेस कर लो। आपने जो स्टेटमेंट बोली वो है कि हर अच्छी चीज परचेस कर लो, वो ये वाली है, ये ग्रोथ ये ग्रोथ है कि मतलब ये सारी ग्रो कर रही है, तो ये कभी सस्ती मिलेंगे नहीं, लेकिन इनमें से कुछ कंपनी सस्ती मिल जाएगी। सस्ती के लिए क्या करना है? एक पैरामीटर होता है प्राइस टू अर्निंग, मतलब आप कितना प्राइस पे करने को रेडी हो एक रुपए के ईपीएस के लिए। ईपीएस का मतलब होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। बेसिकली नेट प्रॉफिट में से प्रेफर्ड डिविडेंड माइनस कर देते हैं, डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। तो पर शेयर होल्डर के लिए आपने कितना पैसा कमाया, ये होता है प्राइस टू अर्निंग। पर शेयर होल्डर के लिए आपने कितना पैसा कमाया, ये होता है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। एक रुपए के ईपीएस के लिए आप कितना प्राइस पे करने को रेडी हो, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, कितना। तो अगर कंपनी की फेयर वैल्यूएशन देखी जाए, अगेन सेक्टर टू सेक्टर डिपेंड करेगा, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करेगा, लेकिन ब्रॉडली अगर हम मान के चले तो पीई रेशो आपकी 30-40 से ऊपर ना हो तो अच्छी बात है। सो यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया पीई रेशो, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। ये नंबर अगर 30-35 से ज्यादा है तो ये एक चिंता का विषय हो सकता है। जैसे आपको एग्जांपल, ये कंपनी का नंबर देखो, कोई एक कंपनी है जिसका पी रेशो 27,335, मतलब कंपनी 1 रुपया कमा रही है और इसका प्राइस चल रहा है 27,335 रुपए का। अभी सोचोगे अगर आपकी कंपनी हर साल 1-1 रुपया कमाती रहेगी तो आपने जो पैसा खर्च किया ये वापस आने में 27,000 साल लग जाएंगे, और दैट इज हाउ वी टॉक अबाउट द वैल्यूएशन। तो कुछ अभी न्यू जेन कंपनीज जो है, जिनकी कुछ कंपनीज 300 के पी मल्टीपल पे लॉन्च हुई है, 250 के पी मल्टीपल पे लॉन्च हुई है, तो लोगों का ये क्वेश्चन था यहाँ पर कि ये कंपनी को अगर इसी रेट से ग्रो करेगी ये कंपनी, और प्रॉफिटेबल अभी भी नहीं है, अगर ये कंपनी इसी रेट से ग्रो करेगी तो उसको 340 साल लगेंगे मेरा पैसा वापस करने। यहाँ पर लोग थोड़े से डर जाते हैं, इसीलिए पीपल प्रेफर दोस कंपनीज जिनका पी रेशो थोड़ा सा लो होता है। अगेन यहाँ पर कोई अच्छा या बुरा नंबर नहीं है, ये लोगों की चॉइस हो सकती है। अगर आपको सस्ती कंपनी चाहिए, देखो कुछ लोग हैं जो सस्ते वाले शूज परचेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ, एक शू पेयर है 200 रुपए का और एक है 4,000 रुपए का, कौन सा अच्छा है? 4,000 का नहीं, अच्छे बुरे की डेफिनेशन आपकी और मेरी अलग अलग हो सकती है। 4,000 वाला महंगा है, 200 वाला सस्ता है, हम सिर्फ इतनी बात श्योरली कह सकते हैं। अच्छा बुरा कौन सा है वो हम पता करेंगे पुरानी जो कंडीशन है हमारी। अब ये अच्छी बुरी कंडीशन के बाद मुझे सस्ता लेना है या महंगा लेना है, ये मेरी चॉइस है। तो जो वैल्यू इन्वेस्टर होगा वो सस्ता लेगा, जो ग्रोथ इन्वेस्टर होगा वो कहेगा मुझे प्राइस से फर्क नहीं पड़ता है, जो अच्छा है मैं वो लूंगा, वो लेगा 4,000 वाला। जो वैल्यू इन्वेस्टर है वो लेगा 200 वाला। जो तीसरा इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट, वो कहता है ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, ब्लेंड इन्वेस्टिंग। अच्छी कंपनी सस्ते रेट पे जब मिलेगी। तो वॉरेन बफेट की कोट अगर सुनेंगे तो वो क्या कहती है, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, मतलब जब मार्केट गिर रही होती है वहां पर परचेस करो। तो यहाँ पर एक अच्छी कंपनी अगर मुझे सस्ते रेट पे मिलती है तो मेरी जो पीई रेशो है 0 से अप्रोक्सीमेटली लेटर से 35 मान लेते हैं अभी के लिए हम। तो यहाँ पर देखिए अप्रोक्सीमेटली मेरे सामने बचती है 41 कंपनीज। तो ये कंपनीज अच्छी है और सस्ती है। थोड़ी सी कंडीशन को हम यहाँ पर टाइट करना शुरू करते हैं, क्योंकि 35 हमने हायर नंबर पे डाला था, हायर पैरामीटर पे डाला था, इसको कर देते हैं 30। इससे ऊपर का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल हमें नहीं चाहिए, बचती है 37 रुपीज। पुराने वाले पैरामीटर्स को एक्टिव कर देते हैं। इंडस्ट्री का डेट टू इक्विटी रेशो 1 से ऊपर अगर है तो ये अच्छी बात है, बचती है 18 कंपनीज। और यहाँ पर कौन कौन सी कंपनी ऐसी है जिनका मार्जिन ग्रो कर रहा है कम से कम 5% के रेट से। सो इस तरीके से मेरे पास बचती है ये अप्रोक्सीमेटली 6 कंपनीज। अब मैं इनको जाके पढ़ना शुरू कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कंपनी में क्लिक करूंगा, यहाँ पर मेरे सामने पूरा का पूरा डेटा खुल जाएगा। ये रहा उसके बारे में न्यूज़, अगर कोई है तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगी कोई न्यूज़ उसके बारे में कोई है तो, उसके पीयर्स, उसकी फाइनेंशियल रेशोस, उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स, एनुअल रिजल्ट्स, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस उसकी फाइलिंग्स हमें यहाँ से देखने को मिल जाएगी, कौन कौन से म्यूचुअल फंड उसको बाय कर रही हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं एक बार स्टडी कर लूँगा इस कंपनी के बारे में, और अगर वो मुझे सही लगती हैं तो वो मैं यहाँ पर बाय कर लूँगा। ये इसी टाइप का स्कैनर जो है वो अपने में सेव करके रख लेता हूँ, और कंटिन्यूसली मैं स्कैनर कुछ दिनों में रन करता रहता हूँ। तो कोई ना कोई अच्छी कंपनी बनती रहती है, तो कोई ना कोई कंपनी मिलती रहती है, तो मैं उसको पढ़ता हूँ, अगर कंपनी समझ नहीं तो मैं उसको बाय कर लेता हूँ। मेरा एक डाउट था इसमें, जैसे आपने बीच में बोला कि 3 तरह की इन्वेस्टिंग होती है, वैल्यू,
ग्रोथ और ब्लेंड ऑफ बोथ। तो पोर्टफोलियो कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, मतलब कैन वी हैव सम वैल्यू कंपनीज, फिर कुछ ग्रोथ कंपनीज, और फिर क्योंकि ब्लेंड ऑफ बोथ ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है बहुत बार, तो अगर कैसे डाइवर्सिफाई करें अपने पोर्टफोलियो को इन कंपनीज के बीच में? आप ऐसा कर सकते हैं, कुछ वैल्यू कुछ ग्रोथ और कुछ ब्लेंड रख सकते हैं, लेकिन जनरली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ब्लेंड ही अच्छा लगता है। तो मेरी सारी कंपनीज ब्लेंड वाली ही हैं, सिर्फ अलग अलग सेक्टर्स के अंदर है। तो मैं सेक्टर के बेसिस पे सेग्रीगेशन करता हूँ, इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी के बेसिस पे नहीं करता, क्योंकि हमारी फिलॉसफी बार बार चेंज नहीं होती, फिलॉसफी हमेशा सेम रहती है हमारी। तो मैं बोलूंगा कि आप अगर ब्लेंड इन्वेस्टर हैं या अगर आप वैल्यू हो तो वैल्यू में रहिए, सेक्टर में डाइवर्सिफाई कर दीजिए। ठीक है। एक चीज को कोर रखिए, बाकी को सेटेलाइट कर दीजिए कि एक जगह पे फॉर एग्जांपल ब्लेंड में 80% या 70% पोर्टफोलियो है और बाकी 30% वैल्यू और ग्रोथ में डालते हैं। आई थिंक काफ़ी अच्छी इंसाइट है, दिस कैन डू। तो ये मैं यहाँ पर स्कैनर सेव कर देता हूँ फाइनेंशियल एनालिसिस मास्टर क्लास के लिए, और ये स्कैनर्स अगर आपके व्यूअर को चाहिए होगा तो कमेंट्स में फाइनेंशियल एनालिसिस मास्टर क्लास लिख देंगे, स्कैनर उनके साथ शेयर। थैंक यू सो मच हिमांशु, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन था, हमने फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में बहुत कुछ जाना। आई थिंक हमारे यूजर्स को भी जितने भी डाउट्स थे, आई थिंक काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा इसके बारे में। अगर आपको कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट्स में मेंशन कीजिए और हम उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। आपको अगली मास्टर क्लास किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मेंशन कीजिएगा। इसके सेकंड पार्ट में हम लोग और भी डिटेल टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हम इनकम स्टेटमेंट के, कैश फ्लोज के, बैलेंस शीट के और भी बहुत सारे मेट्रिक्स के बारे में जानेंगे। तो कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.